Next question. The distance of a planet from the sun is 5 times the distance between the earth and sun. The distance of a planet is 5 times the distance of earth and sun. तो आपको what has been given to you is small rp equal to 5 times of small re, where small r normally we use किसके लिए? Orbital radius, distance between center of sun and earth. तो rp is 5 times of re. आगे बोला है द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट? टाइम पीरियड का इक्वेशन याद है आपको? इसको तो सॉल्व ही करना नहीं चाहिए था। टी इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 3/2 टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आर प्लैनेट अपॉन आर अर्थ रेज टू 3/2। तो रेज टू 3/2 कहाँ दिख रहा है? देख लो, वो आ गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी मिक्स सॉफ्टवेयर बना देता है तो करना पड़ता है। टीपी इक्वल टू व्हाट इज आरपी बाय आर ई, 5^3/2 और इनटू टीई, व्हाट इज टीई? 1 ईयर। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड सन? 1 ईयर। तो ये आ जाएगा 5^3/2 ईयर। खत्म, डन। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 तो ऑलरेडी हुआ है हमारा। 41, a satellite is launched in a circular orbit of radius r around earth, while a second satellite is launched into an orbit of radius 1.02 r. The percentage difference in the time period of the two satellites is, percentage difference between the time period of two satellites. तो आपको पहले केस में r1 दिया है r, दूसरे केस में r2 दिया है 1.02 r, और आपको पूछा व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस इन टाइम पीरियड। तो हाउ विल यू फाइंड आउट परसेंटेज डिफरेंस? t is proportional to r raised to 3/2। अभी देखा चैप्टर नंबर 1 of 11 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। डेल्टा t by t into 100 is equal to 3/2 delta r by r into 100. Delta r is basically final minus initial, तो ये आना चाहिए आपके पास डेल्टा t by t into 100 is equal to 3/2 r2 minus r1 upon r1 multiplied by 100. So 3/2, this is 1.02 r minus r upon r into 100. So 3/2, how much is this? 0.02 r upon r into 100, cancel and cancel. 0.02 into 100 is 2, 2 और 2 हो गया cancel, तो कितना आ गया? तो 3% is the difference between the time periods of the two satellites. Done. Option number D. Next question. one project नहीं हो सकता, one projectile हो सकता है। one projectile after deviation from its path, तो अब प्रोजेक्टाइल चाहिए था लेकिन पाथ से डेविएट हो गया, स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ एट रेडियस इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ आर, इट्स पीरियड विल बी। तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा सैटेलाइट का टाइम पीरियड का स्क्वायर इज 4π² अपॉन gm इंटू आर क्यूब। आपको टाइम पीरियड पूछा है तो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो यू विल गेट दिस एज 4 का रूट इज 2, पाई स्क्वायर का इज पाई, अंदर जाएगा आर क्यूब और gm, राइट? गुड। देन इसके बाद what will you do in this case is, देखो आंसर इन टर्म्स ऑफ g है, where g is acceleration due to gravity at the surface of earth। तो थोड़ा सा संभल के, एट हाइट नहीं है, अगर ये एट हाइट होता तो मुझे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर लिखना पड़ता। आपको याद होना चाहिए, आपको g इक्वल टू gm/r², ये सरफेस पे होता है, और हाइट पे होता है
स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो सरफेस वैल्यू है जी, वो इन टर्म्स ऑफ जी आंसर है, तो टाइम पीरियड इज इन टर्म्स ऑफ जी। तो ऐसे केस में एक काम करो, आपको क्या बताया है, आर कितना दिया है, 9 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ दिया है ना ऐसा, 9 बोला कि नहीं, यस। तो 9 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन जी एम, इसका क्या करोगे, क्यूब क्यूब। क्लियर, गुड। स्टेप्स फॉलो करो, अदरवाइज यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। तो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ, चाहिए तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिंस स्मॉल r इक्वल टू 9r, तो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू r का क्यूब, मैं बाद में करूंगा उसको सॉल्व। gm इज व्हाट, gr स्क्वायर, सिंस gm इक्वल टू gr स्क्वायर, देयरफॉर t इक्वल टू 2 पाई, सी 9 का क्यूब मतलब 9 इंटू 9 करना ही नहीं, मल्टीप्लाई करना नहीं, 9 इंटू 9 का रूट है, तो 3 इंटू 3 रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, वो 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27, 27 मतलब बाहर तुमको 27 दिखना चाहिए, साथ में 2 पाई भी दिखना चाहिए, तो बाहर 27 दिखना चाहिए, साथ में 2 पाई दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, डन, खत्म। ओके, फिर भी इफ यू वांट टू सॉल्व इट कंप्लीटली कर लो। तो मैंने क्या किया, 9 क्यूब, 9 इंटू 9 लिखा, उसका रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बाहर आ गया, और क्या था साथ में 2 पाई, और रूट के अंदर क्या बचेगा, आर क्यूब, नीचे क्या है, तो क्यूब, हाँ ऊपर क्या बचेगा आर, नीचे क्या आएगा जी, हो गया 27 इंटू 2 पाई रूट ऑफ आर बाई जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radius of earth contracts 1 by n of its present value, the length of the day will be approximately, very good question। अगर अर्थ का साइज 1 by n टाइम्स हो जाए, रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स 1 by n टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट साइज, मास के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई नीट में, समटाइम्स दे विल टेल यू दैट इफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, हाफ मतलब r/2, यहाँ पे 1/n बोला है, तो जनरल फॉर्मूला है ये, तो पहले जनरल फॉर्मूला बना लो, उसके बाद फिर हम पर्टिकुलर केस पे जाएंगे। तो ऐसे केस में रिमेंबर, इन सच केसेस ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो जब रोटेशनल बॉडी हो, अभी चैप्टर नंबर 1 ऑफ 12th वही सीखोगे आप, जब रोटेशनल बॉडी हो, रोटेशनल या फिर जो बॉडी रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, दोनों केसेस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, जैसे लीनियर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हो ना, mv इक्वल टू कांस्टेंट, m1v1 इक्वल टू m2v2, वैसे सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइंस इन सच केसेस व्हाट इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। और आप 12th में सीखोगे पहले चैप्टर में, फिलहाल सिर्फ इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना, एंगुलर मोमेंटम इज I ओमेगा, where I is known as, where I is known as rotational inertia या फिर moment of inertia, moment of inertia और rotational inertia। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body remains in a state of rest or in a uniform motion unless external unbalanced force is applied onto it। तो द क्वेश्चन वाज कि स्टेट चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट अनलेस यू हैव एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो किसने रोका उसको स्टेट चेंज करने से, उसके खुद के मास ने, और मास को तुम क्या बोलते हो, इनर्शिया। सिंपल एग्जांपल, एक बॉडी है जो टेबल पे रखा है, वो टेबल पे रेस्ट पे रहेगा जब तक तुम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में, फॉर एग्जांपल डोर, इट विल नॉट रोटेट जब तक तुम एक एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क अप्लाई नहीं करते। लीनियर मोशन में मोशन कौन कॉज करता है, फोर्स, और रोटेशनल में कौन करता है, टॉर्क। तो फोर्स की जगह पे क्या लिखोगे, टॉर्क, फोर्स की जगह पे क्या लिखोगे, टॉर्क। लीनियर वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखोगे, एंगुलर वेलोसिटी। और इनर्शिया मतलब मास की जगह पे क्या लिखोगे, रोटेशनल इनर्शिया मतलब कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको अगर लीनियर मोशन पता है तो आपको एंगुलर मोशन ऑलरेडी पता है। व्हाट इज मोमेंटम इन लीनियर मोशन,
P इक्वल टू एम वी, वेरी गुड। P को क्या बोलेंगे यहाँ पे, L, M को क्या बोल रहे हैं, I, V को क्या बोलेंगे, हाँ तो वही तो फॉर्मूला है, I ओमेगा, राइट राइट। तो I क्या है, इनर्शिया है, लेकिन कौन सा इनर्शिया है, रोटेशनल इनर्शिया, उसको और एक नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी, V क्या था, लीनियर वेलोसिटी। तो अभी वापस एक बार रिपीट करता हूँ, द आइडिया हियर इज, कोई भी बॉडी उसका स्टेट चेंज नहीं करता है ऑन इट्स ओन, उसके लिए एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है। वो क्यों, क्योंकि उसके खुद के मास ने इनर्शिया प्रोवाइड किया। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट इज नोन एज इनर्शिया। तो किसने उसको रोका, खुद के मास ने। ये लीनियर मोशन में। रोटेशनल मोशन में स्टेट चेंज करने के लिए किसने रोका, आई ने। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और आप देखोगे 12th के पहले चैप्टर में सीखोगे, ये होता है mr स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फिलहाल इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। तो अब हमको बोला है कि अगर अर्थ का साइज 1/n टाइम्स हो जाए प्रेजेंट डे की वैल्यू से, तो लेंथ ऑफ द डे विल बिकम, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे। तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, I ओमेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज I, mr स्क्वायर। यू नो व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो ये दोनों वैल्यूज मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट यू विल हैव, आई की जगह पे लिखोगे mr स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे लिखोगे 2 पाई बाय टी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इसमें चेंज कौन हो रहा है, r, बराबर। और पूछा क्या है, टाइम पीरियड, मास चेंज हो रहा है बोला है क्या, नहीं। तो 2 पाई और m क्या है, कांस्टेंट। तो r स्क्वायर बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन 2 पाई m। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो आर स्क्वायर बाई टी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टाइम पीरियड, मतलब आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो मिल गया रिलेशन, करेक्ट, हो गया खत्म। आपको पूछा है न्यू टाइम पीरियड कितना, तो T2 बाई T1 इक्वल टू R2 बाय R1 का स्क्वायर। तो T2 इक्वल टू R2, R2 इज R बाय N। पहले रेडियस कितना था R, अब कितना हो गया R बाय N। 1/n टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। अगर हाफ 1/2 टाइम बोला होता तो क्या लिखते हैं, हाँ R/2, R का स्क्वायर इनटू क्या है T1, R हो गया कैंसल, तो T2 क्या आ गया, T1 बाय n स्क्वायर। व्हाट इज द प्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन, 24 आवर्स रोटेशन है ना ये, 24 बाय n स्क्वायर आर। हो गया क्वेश्चन खत्म, 24 बाय n स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगर बोला होगा कि 1/2 टाइम्स हो गया तो क्या लिखोगे, 24/2 स्क्वायर, 24/4 मतलब 6 आर। अगर बोला होगा कि 1/3 टाइम्स हो गया तो 24/9, 1/4 R/4 हो गया तो 16। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ आपको देखना है कि n की वैल्यू क्या है, एंड डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम स्पीयर्स आर 1 मीटर अपार्ट, where the gravitational field intensity be 0 from 5 किलोग्राम ब्लॉक। तो इंटेंसिटी वर्ड यूज हुआ है, तो इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको इंटेंसिटी बताया था फॉर्मूला, नहीं याद होगा तो नॉट टू वरी, वापस एक बार देख लेंगे। तो एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, स्पीयर है, जो भी है स्पीयर है। तो दे आर आस्किंग यू 5 किलोग्राम स्पीयर से कितने डिस्टेंस पे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। सो लेट अस से एक पी पॉइंट है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। इसका डिस्टेंस यहां से मान लेते हैं x। दोनों स्पीयर में कितना डिस्टेंस था, 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, gm बाय आर स्क्वायर, वेरी गुड, gm बाय आर स्क्वायर। ये मास m1 है जो 5 किलोग्राम है, ये मास m2 है जो 10 किलोग्राम है।
तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे 0 होना है, तो फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू मास m1 शुड बी इक्वल टू इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू मास m2। तो 0 तभी होगा ना जब दोनों का कैंसलेशन होगा। कैंसलेशन होना मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एट पॉइंट P gravitational intensity due to mass m1 should be equal to intensity due to mass m2। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम वन अपॉन डिस्टेंस कितना है m1 से x, और जी एम टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 1 माइनस x का स्क्वायर। तो g और g हो गया कैंसल। तो ये आ गया आपके पास 5 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 जा एंड 2 जा। गुड। टेकिंग स्क्वायर रूट 1 बाय एक्स इक्वल टू √2 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू √2 एक्स, बराबर। हमको फाइंड करना है x, इसको शिफ्ट कर दो 1 इक्वल टू √2 एक्स प्लस एक्स। तो यहां से x निकाल लो कॉमन, 1 इक्वल टू एक्स कॉमन √2 प्लस 1, √2 होता है 1.414 प्लस 1। तो 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 2.414। तो x इक्वल टू 1 अपॉन 2.414। 2.414 को तुम 2.5 मान लो टेम्परेली। व्हाट इज 1 अपॉन 2.5? 0.4। 0.4, तो आंसर 0.4 के आसपास आना चाहिए, 0.4। लेकिन इतने क्लोज आंसर है कि हमको वेरीफाई करना पड़ेगा विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो 2.414 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय 2.414। वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, स्मॉलर, राइट। तो यू हैव द आंसर 0.414। क्यों जरूरत नहीं थी? आई एम टेलिंग यू, डिनोमिनेटर का नंबर अगर बड़ा हो डिनोमिनेटर का, तो ओवरऑल नंबर क्या होता है? छोटा। तो 1 अपॉन 2.5 कितना बोला आपने? 0.4। तो अगर डिनोमिनेटर में 2.5 के ऊपर होता तो आंसर 0.4 से छोटा होता, लेकिन डिनोमिनेटर में नंबर 2.5 से कम है, तो आंसर 0.4 से बड़ा होगा। तो कम से कम कितना होगा? 0.4। आई रिपीट अगेन, देखो ऐसा है 1 अपॉन 2.5 मतलब कितना? 0.4। अगर नीचे 2.5 से बड़ा हो गया तो आंसर 0.4 से छोटा होगा। अगर नीचे 2.5 से छोटा हो गया तो आंसर 0.4 से बड़ा होगा, बराबर। तो कम से कम कितना आएगा? 0.4। और 0.4 के ऊपर आंसर दिया ही नहीं है, तो कौन सा लिखोगे? 0.4। तो ऑप्शन नंबर ए 0.4। तो 0.414 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। गुड क्वेश्चन। फोर आइडेंटिकल मासेस m आर केप्ट एट पॉइंट्स। देखो एक पॉइंट यहां दिया हुआ है a, so you have four identical masses, one is kept at point A, दूसरा point B, तीसरा point C। अभी point C मार्क डाउन 1 है यहाँ पे, तो point C कहाँ पे है देख लेते हैं। point C फ्रंट में यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है C point C, and point D is at the center, okay good, of the cube। gravitational force on mass at point D body center is। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। गुड क्वेश्चन। तो अगर अगर मैं सारे वर्टेक्स पे सेम मास रख देता तो फोर्स कितना होता? 0। गुड। वैसा तो है नहीं, तो अभी एक काम करते हैं, लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट फोर्स। द थिंग इज, डी पे जो मास है उसको कौन कौन अट्रैक्ट करने वाला है? ए, बी एंड सी। तो एक फोर्स आएगा यहाँ पे अवे, दिस इज फोर्स एट पॉइंट डी ड्यू टू ए। तो दिस इज फोर्स एट डी ड्यू टू ए। उसके बाद यहां पे एक आएगा, दिस इज फोर्स डी ड्यू टू बी। फिर यहां आएगा बाहर की तरफ
फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। अब यहाँ पे देखो बात ऐसी है कि मैग्नीट्यूड तो तीनों फोर्स का सेम रहने वाला है, सेम होगा ना, क्योंकि वो क्यूब का सेंटर है और सेंटर का हर एक वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है सेम और मासेस भी है सेम। तो कम से कम हमको इतना पता है कि मैग्नीट्यूड वाइज ये सबके सब सेम है। तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, ये सब सेम है। इसको बोल देता हूं मैं एफ। और ये एफ कितना है वो भी देख लेते हैं, जी m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी m1 इज m, m2 इज m स्क्वायर, सिर्फ रह गया डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द क्यूब फ्रॉम इट्स वर्टेक्स? √3a। पक्का? श्योर श्योर। चलो ठीक है, नहीं पता तो फाइंड कर लो। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू फाइंड इट, यू मस्ट नो। कैसे फाइंड करोगे? देखो, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स यहाँ पे लगने वाला है आपको, बेसिक स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। अब ऐसा है, साइड तो ए है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या है ये? हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी वर्टेक्स क्या होगा? इस रेड लाइन का आधा। तो रेड लाइन निकालना है, मतलब ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये तो पता है ए, मुझे ये पता है क्या? नो। अगर ये मिल जाता है तो फिर ये जो ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल, इससे तुम क्या निकाल लोगे? हाइपोटेन्यूज। बट डू यू नो व्हाट इज दिस? नो। √2a वो कैसे आया? ये क्या है? a है। ये क्या है? a है। और ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस लोअर ट्राइंगल। तो ये आ जाएगा आपके पास √2a। अगर ये √2a है तो दिस विल बिकम मान लो इसको x मान लो, चलो ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू, बताओ, √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 5 कैसे? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो x इक्वल टू √3a, उसका आधा विल बी √3a बाय 2। तो डिस्टेंस आएगा √3a बाय 2। तो डिस्टेंस क्या आएगा? √3a बाय 2 का स्क्वायर। पक्का? क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 gm स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, तो दैट इज अ गुड क्वेश्चन। तो ये आपको मिल गया फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी। करेक्ट? अब आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? नहीं, कैसे अंडर रूट से आप डायरेक्ट फाइंड कर रहे हो? नहीं हो सकता ना डायरेक्ट फाइंड, कंपोनेंट्स देखने पड़ते हैं यहाँ पे। तो कंपोनेंट्स आपको देखने पड़ेंगे, व्हाट इज द कंपोनेंट। और वेल बाय द वे, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक छोटा सा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि उन्होंने आपको ना एंगल्स दिए हैं, ना आपको पूछा है कि वेक्टर फॉर्म में। तो जब आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा होता है तो तुम रिजल्टेंट निकालते हो, तीनों को ऐड करके भी बता सकते हो। तीनों को ऐड, तीनों फोर्स को ऐड कर लो। 4gm स्क्वायर बाय 3a स्क्वायर 3 बार, 12gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर, 12 बाय 3, 4gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो ऐसा एक आंसर होगा, तो शायद वही पूछा होगा। देखो है राइट। तो आंसर भी ऑप्शन नंबर सी बोला है यहाँ पे, मतलब दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बिकॉज हमारे पास और कोई गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है। तो नेट फोर्स निकालते वक्त इन तीनों को करना पड़ेगा हमको ऐड। दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, लेकिन सिंस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही वैसा दिया हुआ है तो वी कैन नॉट हेल्प इट आउट। ये 3D प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट 2D। अगर एक स्क्वायर होता तो हम लोग कर लेते कंपोनेंट्स, लेकिन ये क्या है? क्यूब है। एक फोर्स जा रहा है अंदर की तरफ, एक आ रहा है बाहर की तरफ, एक जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हमको यहाँ पे एंगल्स वर्कआउट करने पड़ेंगे। तो नेट फोर्स इज जस्ट द एडिशन ऑफ ऑल दिस थ्री, तो इट इज FDA। मतलब आपको पूछा है यहाँ पे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो तीनों फोर्सेस को ऐड करो। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट रियली करेक्ट, एक्चुअली ये सही नहीं है, लेकिन कुछ और दिया नहीं है तो फिर ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
तो इट विल बी f प्लस एफ प्लस एफ। तो कितना f, 3f, और f की वैल्यू क्या है, ये f की वैल्यू है। तो 3f 3 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 4। तो यू विल हैव f नेट इक्वल टू 3 into 4 gm² by 3a², 3 भी कैंसल। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर की गिवन you have this answer and that will be taken to be as correct answer for this question. Yes. Yes. अगर तुम उसको कॉन्करेंट लेते हो और अगर आप कोप्लेनर लेते हो तो, लेकिन ये डेफिनेटली कोप्लेनर नहीं है, दिस इज नॉट कोप्लेनर। और लामिस थ्योरम के लिए फिर तुमको एंगल्स भी चाहिए ना, तो यू नो एंगल्स। हाँ, लेकिन फिर वो 120 कब आता है, वो कोप्लेनर के केस में आता है, दिस इज नॉट कोप्लेनर प्रॉब्लम। ये व्हाट इज सेइंग, चलो मैं समझाता हूँ। वेरी गुड थिंग, यू हैव अ वेरी गुड अप्रोच टू दिस। लामिस थ्योरम अगर आपको याद होगा, हमने वेक्टर्स चैप्टर में लामिस थ्योरम देखा था, इफ यू रिमेम्बर। ये एक फोर्स है P, ये एक फोर्स है Q, ये एक फोर्स है R। इसके P के अपोजिट एंगल है θ1, Q के अपोजिट है θ2 और ये है θ3। तो जब तीन फोर्सेस सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, मतलब कोलिनियर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, और अगर सेम प्लेन में हो, तो उस केस में होता है P अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल टू P, θ1 इक्वल टू Q अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल θ2 एंड R अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल दैट इज θ3। तो P बाय साइन θ1 इक्वल टू Q बाय साइन θ2 इक्वल टू R बाय साइन θ3। तो दैट इज व्हाट यू गेट फ्रॉम लामिस थ्योरम। तो यू कैन आल्सो सॉल्व दिस, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये कोप्लेनर फोर्सेस है, और कोप्लेनर अगर होंगे तो तुम एंगल नहीं भी दिया होगा तो यू कैन वर्क इट आउट। जैसे अगर सिमेट्रिक प्रॉब्लम है तो टोटल एंगल 360 है, तो तीन टुकड़े में डिवाइड कर दोगे, 120 120 एंड 120। लेकिन वो कोप्लेनर के लिए होता है, ये कोप्लेनर नहीं है, दिस आर नॉट कोप्लेनर। तो एंगल्स हमको यहाँ पे पता नहीं है, तो दैट इज वाई हमने ये एक अजम्पशन ले लिया, एंड अंडर दैट अजम्पशन वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले मैं आपको सॉल्व करके दूंगा वाया ट्रेडिशनल मेथड, कन्वेंशनल फुल फ्लेक्स मेथड। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आप टाइम बचा सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर गुड विथ नंबर्स। और जियो स्टेशनरी, जैसे जियो स्टेशनरी वर्ड दिमाग में सुना जैसे तुमने, तो यू शुड, फर्स्ट थिंग यू शुड कम टू योर माइंड इज 24 आवर्स, राइट। तो उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है 24 आवर्स। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। To make it escape from Earth's gravitational field, its velocity must be increased by how much percentage? ऐसा इंक्रीज क्यों बोला होगा? क्योंकि आपको पता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये ऑलरेडी अर्थ के अराउंड होता है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यू ऑलरेडी नो दैट अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑलरेडी इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। मतलब जब वो ऑलरेडी सर्कुलर ऑर्बिट में है ही, तो उसके पास कितना वेलोसिटी ऑलरेडी है? What is the velocity of a satellite when it is in circular orbit? Critical, very good। मतलब इसके पास ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट। तो वो ऑलरेडी है अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर, जीएम बाय स्मॉल आर। अब बोला है कि एस्केप करवाना है, तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, कितना परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? एस्केप करवाना है मतलब फाइनल कितना होना चाहिए, एस्केप। आपको याद है मैंने एक इक्वेशन बताया था, आपको याद है? आपको याद है मैंने ये भी बताया था कि एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब आपको याद है कि v2 इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ v1, बराबर? सही है, हो गया 41.4 आंसर। बताता हूं कैसे। उन्होंने बोला है कितना इंक्रीज करना है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, कितना परसेंटेज इंक्रीज करना है। टू मेक इट एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इट्स वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीज बाय, और आंसर दिया है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे निकालते हो, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, व्हाट इज डेल्टा वी? v2 माइनस v1 अपॉन v1, है ना। डेल्टा वी बाई वी मतलब v2 माइनस v1 अपॉन
वो तो तुमको यहीं से मिल गया, कैसे मिल गया देखो, v2 इक्वल टू, ये जो √2 है इसको लिख दो 1.414 v1, ये जो 1.414 है इसको लिख दो 1 प्लस 0.414 v1 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो इसको v1 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो v2 इक्वल टू 1 इंटू v1 इज v1 0.414 v1, इसको कर लोगे यहाँ पे शिफ्ट v2 माइनस v1 इक्वल टू 0.414 v1, तो v2 माइनस v1 अपॉन v1 इक्वल टू 0.414, ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज। आपको क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज में क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो 0.414 इंटू 100 मतलब कितना, 41.4%। तो अगर √2 आया तो कितना परसेंटेज चेंज, क्यों, क्योंकि √2 इज 1.414, अगर √3 आता तो 1 छोड़ दो ना, 1.732 1 छोड़ दो, 73.2 परसेंटेज चेंज। तो इट इज ऑल ट्रिक्स ऑफ नंबर्स। अगर आपको सिर्फ इतना समझ में आया है कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो और आपको रिलेशन पता होना चाहिए, एस्केप इज √2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल, तो √2 इज 1.414, मैंने 1 को अलग कर दिया, 0.414 को अलग कर दिया, तो चेंज कहां से आ रहा है, 0.414 से आ रहा है। अगर √3 आता तो चेंज कहां से आता, 0.732 से आता, तो 73.2 लिखते उस केस में। डन। A planet has mass 1/10 of that of Earth. So MP is ME by 10. While radius is 1/3 of Earth, so RP is RE by 3. If a person can throw a stone on Earth's surface to a height of 90 meter, so if I throw a stone, it goes up to 90 meter, my maximum height. What happens to velocity at maximum height? 0. तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, v इज 0, इक्वल टू u² माइनस 2gh, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो h मिल जाएगा u² बाय 2g। तो ये इक्वेशन याद रखना आप। देन ही विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन द प्लैनेट टू मैक्सिमम हाइट ऑफ, टू हाइट ऑफ, तो ऐसा है, मास ऑफ द प्लैनेट is nothing but mass of Earth by 10. Radius of planet is radius of Earth by 3. At maximum height, मतलब height of the stone at the surface of Earth is 90 meter. बराबर? Then you know v² equal to u² plus 2as. But क्योंकि height maximum थी, तो velocity final is 0. और a इक्वल टू माइनस जी, देयरफॉर 0 इक्वल टू u² माइनस 2gh, तो यहां से मिल जाएगा आपको 2gh, यहाँ शिफ्ट कर दोगे इक्वल टू u², तो h इक्वल टू u² बाय 2g। अब बात ऐसी है कि इन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला कि अर्थ पे अलग वेलोसिटी थ्रो किया था, प्लेनेट पे अलग, तो वेलोसिटी क्या है, सेम कांस्टेंट है, तो h विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, इक्वेशन नंबर 1। बट g इटसेल्फ इज gm बाई r², gm by r², मतलब g itself is proportional to m by r², equation number 2। so from equation number 1 and 2 you have a direct relation of h with mass and radius, so h is inversely proportional to g and g is directly proportional to m by r², so h is proportional to r² by m, तो r² by m आ गया, तो height on that planet upon height on earth is equal to radius of planet upon radius of earth का स्क्वायर, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लैनेट, तो आरपी बाय आर ई इज 1/3 इसका स्क्वायर, एम ई बाय एम पी इज 10, बराबर, सही है, तो ये आ जाएगा 10/9, तो हाइट ऑन दैट प्लैनेट विल बी 10/9 ऑफ हाइट ऑन अर्थ, हाइट ऑन अर्थ वाज 90, तो 1 जा एंड 10 जा, तो कितना आ गया 100 मीटर, तो 100 मीटर शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमने ये ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। गिवन रेडियस ऑफ अर्थ r and length of a day t, the height of geostationary satellite is, see how smart they are, radius of earth, length of day और height of satellite। तो दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि जियो स्टेशनरी बोला है, जितना लेंथ ऑफ डे है उतना ही सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी है, दैट इज टी। तो यू नो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर क्यूब। मैं जानबूझ के उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा, तुमको हाइट पूछा है, क्या पूछा है, हाइट पूछा है। इस 3 को मैं देता हूं बाहर। आपको पता है स्मॉल आर क्या होता है, आर प्लस एच। तो ये आ जाएगा आपके पास आर प्लस एच। हमको चाहिए एच, लेकिन यहाँ पे एच जिस ब्रैकेट के अंदर है वहां पे क्या है, क्यूब है। तो क्या करोगे, क्यूब रूट लोगे। तो टेकिंग क्यूब रूट, तो टी का था स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, टी रेज टू 2/3। तो टेकिंग क्यूब रूट, तो टी रेज टू 2/3। एक काम और करो, क्यूब रूट लेने से पहले एक काम करो, बाकी सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, सिर्फ आर प्लस एच का टर्म रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो, बेटर। तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर इज, इसको शिफ्ट कर दिया, टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एच का क्यूब। तो टेकिंग क्यूब रूट लोगे तो पूरे का पूरा का क्यूब रूट हो जाएगा, टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3 इक्वल टू आर प्लस एच। तो व्हाट इज एच फ्रॉम हियर, टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3 माइनस आर। हो गया, देखो कहाँ पे है, जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3 माइनस आर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट over the earth's pole the free fall acceleration decreases by 1%। 1% से कम होना मतलब कितना रिटेन करना, 99। मतलब जी एच इज 99% ऑफ जी, मतलब जी एच अपॉन जी इक्वल टू 99/100। और क्योंकि डिक्रीज बहुत कम हुआ तो हाइट भी बहुत कम, मतलब 1 माइनस 2h/r। और अगर डिक्रीज ज्यादा होता तो हाइट भी ज्यादा होता, तो क्या लिखते, आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी एच बाई जी क्या लिखोगे, 1 माइनस 2h/r इक्वल टू 99/100। इसको शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करो, 1 माइनस 99/100 इक्वल टू 2h/r। तो 1 माइनस 99/100 इज 1/100 इक्वल टू 2h/r। तो h इक्वल टू r/200। r होता है 6400/200 मतलब 32 किलोमीटर। तो व्हाट इज द हाइट, 32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ चला, इसका हमको पहले से आंसर पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हो जाता है ना, व्हेन यू स्पीक 5 to 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस पर डे तो वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं कभी कभी। एनीवेज, the height at which the acceleration due to gravity becomes g/9, g/9 becomes g/9 मतलब बहुत कम हो गया, तो बहुत कम हो गया तो हाइट बहुत ज्यादा, तो इक्वेशन आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। हो गया, क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही था इसमें। तो हाइट पे जी की वैल्यू कितनी है, g/9, और क्योंकि g/9 है मतलब बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गया तो हाइट बहुत ज्यादा रहा होगा, आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू 1/9। टेकिंग स्क्वायर रूट, आर अपॉन आर प्लस एच इक्वल टू 1/3। तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे, तो हो गया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। आर इक्वल टू आर प्लस एच, तो एच इक्वल टू 2r, तो एच इक्वल टू 2r, तो हाइट इज हाउ मच, 2r।
है क्या आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अब तो पता ही था पहले से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हाट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा पूछा है, the earth should spin in order that a body lying at 45 degree latitude may become weightless। तो पहले तो मुझे बताओ, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जी थीटा? जी माइनस और ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी बोली है? 45। और ये आ गया जी 45। 45 डिग्री पे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45। और वेटलेसनेस होने के लिए जी की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो 45 डिग्रीज पे जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो आपको पूछा यह है कि कितनी स्पीड से अर्थ शुड रोटेट सच दैट एन ऑब्जेक्ट एट 45 डिग्री मस्ट फील वेटलेस। तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो इसको इक्वेट कर दो 0। तो जी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45। व्हाट इज कॉस 45? 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2। तो ओमेगा स्क्वायर विल बी 2g/r। तो ओमेगा शुड बी √of 2g/r। हो गया, √of 2g/r, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। The value of G on the surface of Earth is 9.8 meter per second square, and the radius of Earth is 6,400 kilometer. The average density of Earth in kilogram per meter cube is। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला याद है। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, जी तो याद है, Gm/r²। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और क्योंकि आप अर्थ को स्फीयर ट्रीट करते हो, तो 4/3 πr³ आर स्क्वायर ये गया, हमको चाहिए था डेंसिटी। तो 3 यहाँ गया, 3g/4 πg और आर। करेक्ट, बराबर, बाकी सब करेक्ट है। तो अभी आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 3g की वैल्यू कितनी है? 9.8 अपॉन 4 पाई। 4 पाई वैसे 12.5 आता है, वो बाद में यूज करूंगा मैं। जी की वैल्यू कितनी दी होगी ना? नहीं दिया है, दिया नहीं है तो अच्छा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन आर। आर दिया है 6,400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। 6,400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6,400 इंटू 10⁻3, और 6.4 लिख दोगे तो 10⁻6। देन अब हमारा हमारा टास्क है टू सॉल्व दिस अप्रोक्सीमेटली। व्हाई? बिकॉज एज यू कैन सी जो नंबर्स है दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो रफली रफली कर लो, अच्छा हो जाएगा। सी ये कितना है? 30। रफली रफली कितना है? 30, अप्रोक्सीमेटली 30 है। ये 12.5, 12.5 है ना, ये 4 × π 12.56, तो 12.5, 12.5, ये 6 और ये भी 6, 36, 36। तो देखते हैं इसको। अब पहले 10 के पावर को एडजस्ट कर लो। कितना है ये 10 का पावर? -5। -5 ऊपर जाके कितना होगा? +5, बराबर, +5। ऊपर अप्रोक्सीमेटली कितना है? नीचे 12.5 है, और 6 × 6 36 है। रफली रफली स्पीकिंग, मुझे रफ आंसर में ज्यादा इंटरेस्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्यूरेट आंसर, दिस इज अप्रोक्सीमेट। एक्चुअली ये 36 से बड़ा आएगा। एक्चुअली ये जाएगा 40 के आसपास। कितना जाएगा ये? 40 के आसपास। तो इट विल बी 40। तो ये आ जाएगा 40। देन ऐसा क्यों किया मैंने? देयर इज सम रीजन बिहाइंड दिस। यू नो दिस इज 3/4। यू नो व्हाट इज 3/4? 0.75। कितना? हमको वो भी नहीं करना, उसका भी रीजन है। 0 0 उड़ा दो, 0 0 गया, गया गया, वेरी गुड। तो 3/12.5 इंटू 4, वहां कितना दिख रहा है ऊपर आपको? 10⁻5। कैन आई राइट डाउन 10⁻5 एज 100 इंटू 100 इंटू 10? यस। Why? You know why? You know
या फिर एक काम करो, 10⁵ को 10⁵ लिख दो और साथ में क्या लिखोगे 100, तो ये ज्यादा बेटर पड़ेगा। क्यों? वन जा एंड तो 6 into 10⁵, 6 into 10⁵. Look. Option number A, 5.29 into 10⁵. खत्म, रफ में ही हो गया, डन।